नमस्कार, जोहार। स्वागत है आप सभी का संकल्प से सिद्धि कार्यक्रम में। दोस्तों, इस कार्यक्रम के माध्यम से हम आपकी मुलाकात ऐसी पर्सनालिटीज से करवाते हैं जिन्होंने अपने जीवन में एक संकल्प लिया था। उस संकल्प को पूरा करने के लिए उनके अंदर एक जुनून आया और उन्होंने उस कार्य को सिद्ध किया। आज इसी क्रम में हम आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं वेक्सल उपक्रम प्राइवेट लिमिटेड के फाउंडर कुवम बहल जी से। तो कुवम जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। थैंक यू। कुवम जी, सबसे पहले तो मैं आपसे जानना चाहूंगी कि वेक्सल उपक्रम प्राइवेट लिमिटेड, इसका क्या कंसेप्ट है और ये कैसे आम जनता के बीच एक स्टार्टअप बनकर उभर कर सिद्ध हो रहा है? हम वेक्सल उपक्रम प्राइवेट लिमिटेड एक लार्जली स्पीकिंग एक फूड प्रोसेसिंग कंपनी है, बट वो एक जनरल कैटेगरी है जिसमें हम एक कंपनी को रखते हैं। हमारे प्रोडक्ट्स जनरल प्रोडक्ट्स जो मार्केट में अवेलेबल उससे थोड़े अलग हैं। तो पहले मैं आपको बताता हूँ कि हमारे प्रोडक्ट्स क्या हैं। जैसे कि हम सब्जियों और स्पाइसेस जैसे कि अदरक, हल्दी हो गई, इन सब को मशीन के थ्रू डिहाइड्रेट करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है समझना कि डिहाइड्रेट कोई नई तकनीक, मतलब कोई नई चीज़ नहीं है। हमारे पूर्वज कब से करते आ रहे हैं, धूप में चीज़ों को सुखा देना ताकि उसके सीज़न में उसका उपयोग किया जा सके। कॉन्सेप्ट वही है, बट हमने मशीनों का इस्तेमाल किया है क्योंकि उसके कुछ कारण हैं। उसके पीछे के कुछ कारण ये हैं कि जब कोई चीज़ धूप पे सूखती है तो उसको काफ़ी कंटामिनेशन, माइक्रोबियल ग्रोथ वगैरह होती है जिसकी वजह से उसको हानि पहुंचती है। गलत चीज़ों की उपज हो जाती है उसके अंदर। आज के दिन में पोल्यूशन इतना है, हैवी मेटल्स उस पर सेटल हो जाते हैं। सैल्मोनेला नाम की एक बैक्टीरिया की प्रेजेंस होती है जो कि कार्सिनोजेनिक यानी कैंसरस भी होती है। तो बहुत ज़रूरी था कि प्रेजर्वेशन टेक्निक जो है ड्राइंग की, उसको हम किसी तरीके से मैकेनिकली इम्प्लीमेंट कर सकें ताकि मशीन्स के थ्रू एक क्लीन प्रोडक्ट बने। तो ये था हमारा फोकस कि हम कुछ ऐसा करना चाहते हैं। फिर हमने प्रोडक्ट्स पे रिसर्च शुरू की। हमने काफ़ी इंस्टीट्यूट्स, जो गवर्नमेंट की अच्छी रिसर्च इंस्टीट्यूट्स हैं इंडिया में, उनको कांटेक्ट किया। वहाँ के अच्छे साइंटिस्ट से हमें बहुत ही ज़्यादा अच्छा सहयोग मिला। तो हमने ये जर्नी की शुरुआत वहाँ से की। सबसे पहला हर्डल था हमें कि हमें एक ऐसी मशीन बनानी है जो ये काम कर सके। कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल था, बट उसको छोटे लेवल पे यानी कि एक लैब के लेवल पे करना बहुत आसान होता है, लेकिन जब उसको आप इंडस्ट्रियली इम्प्लीमेंट करते हैं मुश्किलें वहाँ पे आती हैं। तो आपके अंदर ये ख्याल कहाँ से आया या सोच कहाँ से आई कि इस चीज़ के ऊपर आपको काम करना है? डिहाइड्रेशन से पहले हमारी जो फर्स्ट लाइन ऑफ प्रोडक्ट्स थी वो टैमरिंड का कॉन्सेंट्रेट यानी इमली का कॉन्सेंट्रेट बनाने की थी, क्योंकि झारखंड में इमली बहुत ज़्यादा मात्रा में उगती है। तो हमें उसे किसी तरीके से इंडस्ट्रियलाइज़ करना था, क्योंकि यहाँ से ज़्यादा इमली की उपज सदर्न स्टेट्स में जाती है जहाँ पे इसे प्रोसेस किया जाता है। तो फूड प्रोसेसिंग में कदम रखने का ज़रिया इमली थी। इमली को डिहाइड्रेट करने का सोचा आपने? नहीं, इमली को कॉन्सेंट्रेट। कॉन्सेप्ट देखिए, इमली का भी हम वही कर रहे हैं कि हम उसमें से एक्सेस पानी की मात्रा हटा दे रहे हैं। जो इमली की चटनी हम मार्केट में या किसी स्नैक्स के साथ या स्ट्रीट फूड में हम साथ में खाते हैं, तो उसमें इमली की जो चटनी होती है वो बहुत पतली होती है, उसमें काफ़ी बहाव होता है क्योंकि पानी की मात्रा बहुत ज़्यादा है। तो हमने एक्सेस पानी को हटा दिया। तो उसके ज़रिए बिना प्रेजर्वेटिव या बिना एडिटिव के उसकी जो शेल्फ लाइफ है, जब तक वो ख़राब नहीं होगा, उसकी डेट 2 साल तक हो जाती है। अब एज अ यूज़र, डिहाइड्रेट करने से, कॉन्सेंट्रेट करने से, Okay. तो अब जैसे एज अ यूज़र आपको एक थिक लिक्विड मिल रहा है जो कि एक प्रोडक्ट में पैक्ड है। आप उसे सील रखेंगे कि हमारी पैकेजिंग जो कस्टमर के पास जाती है वो सील्ड होती है और रीसीलेबल भी होती है। तो उसको आप जब यूज़ करेंगे तो एक चम्मच में आपको 6 इमली का स्वाद मिलता है। इसकी वजह से उसमें मतलब उसमें पानी की मात्रा इतनी कम हो जाती है कि हमने 6 इमली के स्वाद को सिर्फ इमली के स्वाद को एक चम्मच में ले आए। तो अब इसमें पानी की मात्रा ना होने की वजह से उसकी शेल्फ लाइफ बढ़ गई और आप उसकी यूजेज अपने टेस्ट के हिसाब से कर सकते हैं। ये हमारा पहला प्रोडक्ट था। आपने बिट्स पिलानी से इंजीनियरिंग की और आप सीधे इमली में आपका इंटरेस्ट कैसे आया फिर? देखिए, हम इंजीनियरिंग, ठीक है, मैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हूँ, मैं बिट्स पिलानी से ज़रूर पास आउट हूँ, बट इंजीनियरिंग सिर्फ एक डिग्री और एक ऑब्वियसली वो हेल्प करता है इंजीनियरिंग की डिग्री कि आप अपना करियर उस पर चूज़ कर सकते हैं। बट इंजीनियरिंग ऐसा पाथ है, एंड दैट इज़ समथिंग दैट माई फादर टोल्ड मी, कि इंजीनियरिंग ऐसी एक एजुकेशन है कि जिससे आपको ज़रूरी नहीं कि उसी टेक्निकल फील्ड में जाना है, बट आपको एक खुला दिमाग, एक एनालिटिकल थिंकिंग का मोटिव देती है। वो आप हर चीज़ को 10 तरीक़ों से देखने की हिम्मत और सोच रख सकते हो। तो वो इंजीनियरिंग में जाने का तरीका था। बट आई ऑलवेज वांटेड टू कम बैक एंड स्टार्ट अ बिजनेस जिसमें, मतलब नॉट जस्ट अ बिजनेस बट समथिंग दैट बेनिफिट्स मोर देन
मनी, मतलब मुझे सिर्फ पैसों से ज़्यादा कुछ और फ़ायदा भी चाहिए। ये गलत, मतलब टीवी पे एक्सेप्ट करना गलत नहीं होगा कि कोई भी बिजनेसमैन सच्ची में अपने आप को इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग करने के लिए बिजनेस स्टार्ट करता है। तो बहुत सारी कंपनीज ऐसी हैं कुवम जी जो फिलहाल इमली पे काम कर रही हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा लोगों को इसमें इंटरेस्ट नहीं देखा जाता है। तो आपको ऐसे में कैसे इंटरेस्ट आया इस पे कि इस पे काम करना है और इसको लेकर आगे बढ़ना है? मैम देखिए, ये जनरेशनल शिफ्ट है। जब हम आज से पहले की बात करते हैं तो हमारी मदर या ग्रैंड मदर की जो जनरेशन थी, उन लोगों को घर पे बनी हुई चीज़ पे ज़्यादा विश्वास था। सब कुछ खेत से आएगा और घर पे प्रोसेस होगा, ये सोच थी। आज की जनरेशन और आज के वर्क कल्चर को आप देखिएगा तो किसी के पास समय नहीं है। समय बचाने के लिए चीज़ों को जैसे मिल रही है वैसे उपयोग करने का लोगों ने नज़रिया अपनाया, या फिर खाना है तो खाना बाहर से मंगाने का ज़रिया अपनाया। तो हमें इमली को इस तरीके से करना था कि इमली एक ऐसी चीज़ है जिसको अगर आप घर में इस्तेमाल करना चाहते हैं, वो एक बहुत ही मेसी काम है। कोई भी उस चीज़ में हाथ तो डालने इस पर चीज़ को सोचता है। लेकर आप आगे बढ़ते गए और फाइनली आपने एक स्टार्टअप की तरफ कदम हाँ रखा। जी, हाँ जी। क्या मन में आया कि आपने इस सेक्टर में आगे बढ़ने का सोचा? कैसे कैसे थॉट प्रोसेसेस काम करना शुरू हुई आपकी? इंजीनियरिंग करते के दौरान ही काम कर रही थी या इंजीनियरिंग करने के बाद ऐसा ख्याल आया? कब और कैसे नहीं, हुआ ये? इंजीनियरिंग करने के बाद जब मैं फूड प्रोसेसिंग की लाइन में हम आगे बढ़ रहे थे, तो मैंने काफ़ी, जैसे बताया कि हमने रिसर्च इंस्टीट्यूट्स की हेल्प ली कि चीज़ों को कैसे इंडस्ट्रियली इम्प्लीमेंट किया जाए। उस दौरान काफ़ी साइंटिस्ट्स, नॉलेजेबल रिसर्चर्स से बैठ के बातचीत होने लगी। तो इमली का डिस्कशन तो हो ही रहा था, बट उसके बाद ये भी रियलाइज़ हुआ बातों में कि जो ये डिहाइड्रेशन है, ये मतलब आज के दिन में जो ड्राई फ्रूट्स हमें मार्केट में अवेलेबल है वो इतने हेल्दी नहीं है। तो किसी तरीके से इस पे काम किया जाए, और मोर सो दैट कि हम झारखंड में हैं। झारखंड वेजिटेबल्स के जो हमारा वेजिटेबल्स का जो स्वाद है, जो उपज है, वो सच्ची में बहुत ज़्यादा ऑथेंटिक टेस्ट देता है। आप सरसों का तो साग ले लीजिए। स्पाइसेस को लेकर इस फील्ड में काम करने का आपने कहाँ से सोचा और कब और कैसे आपको लगा कि एक स्टार्टअप का रुख आप इसको दे सकते हैं? मैं कॉलेज से पास आउट हुआ था 2015 में। उसके बाद मैंने 2 साल या 2.5 साल इसी चीज़ में इन्वेस्ट किया कि मैं क्या चीज़ को लेके आगे बढ़ूं। तो आपने कोई जॉब नहीं चुनी और स्टार्टअप की तरफ कदम रखा, ऐसा क्यों? क्योंकि जॉब करना मेरे इतने दिमाग में, महंगे इंस्टीट्यूट में पढ़ाई करने के बाद, इतना पैसा डालने के बाद वहाँ आदमी वहाँ से कुछ सीखे, उसी सेक्टर में आगे बढ़े, यही सोच आमतौर पर पेरेंट्स की भी होती है कि वो जब अपने बच्चे को पढ़ाते हैं। तो कैसे नहीं, आपका इसमें कंसेप्ट घूमा वहाँ से? इसमें एक्चुअली सच्ची में मोटिवेशन मेरे पेरेंट्स के साइड से आई थी। ओके। और मेरा भी एक इंटेंट था कि मुझे बिजनेस करना है, क्योंकि जॉब करने में कुछ गलत नहीं है, बट मुझे पता है कि मैं जो सोचता हूँ उसको मैं इम्प्लीमेंट करने में अगर मैं अथॉरिटी हूँ तो मैं ज़्यादा अच्छे से उस चीज़ को कर पाऊँगा। बट जब आप जॉब करते हैं तो आप ऑब्वियसली एक सुपर हाई कमांड को आंसर कर रहे हैं, तो आप 100% इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते जो आप करना चाहते हैं। जॉब करने में कुछ गलत नहीं है, ना ही जॉब करने में कुछ सही में, ये सही और गलत की बात नहीं है। बात यह है कि आप अपने जीवन से क्या चाहते हैं। आप अपने जीवन से अगर सच्ची में चाहते हैं कि मुझे डिफरेंस करना है, या फिर मुझे आंसरेबल नहीं रहना है बट मुझे कुछ गलत भी नहीं करना है, तो आई थिंक बिजनेस इज़ द राइट वे टू मूव फॉरवर्ड। तो किस तरीके से आपके माइंड में आया कि स्पाइसेस इंडस्ट्री में काम करना है या स्पाइसेस में इनोवेशन कर और उसको उसी में आगे बढ़ना है? सबसे देखिए, जैसे मैं बताया कि सबसे पहला तो इंटरेस्ट हमें जो मुझे जागा फूड में, टैमरिंड में आने के बाद जब मैंने लोगों से बात करना शुरू की, मुझे नॉलेज मिली। उसके बाद जब जोग्राफिकल पोजीशनिंग मैंने देखी कि मैं कहाँ का हूँ, मैं रांची का हूँ, तो अगर इंडस्ट्रियल एक्सपर्ट से उस समय बात की जाती तो वो कहते कि नहीं, तुम बहुत गलत जगह प्लेस्ड हो, क्योंकि पोर्ट तुमसे ज़्यादा दूर है। तो मेरे को वो वो चेन ऑफ थॉट समझ में नहीं आया। मैं कहा ठीक है, मैं पोर्ट से दूर हूँ लेकिन मैं सोर्स के बहुत पास हूँ। झारखंड के बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे वैरायटीज़ अवेलेबल है वेजिटेबल्स की, स्पाइसेस की, और हम काफ़ी ज़्यादा क्लोज हैं नॉर्थ ईस्ट इंडिया के। नॉर्थ ईस्ट इंडिया हमारे देश का वो पार्ट है जहाँ पे ठीक है विवाद वगैरह चलता रहता है, बट वहाँ की जो एग्री प्रोड्यूस है उसकी क्वालिटी अनमैच्ड है, आज के दिन में अनमैच्ड है। लोग वहाँ काम करना चाहते हैं, बट हमें, अब जब मेरे पास जोग्राफिकल एडवांटेज था तो मैं क्यों नहीं करता। तो स्पाइसेस की क्वालिटी को मेंटेन रख पाना काफ़ी मुश्किल काम है जी। और उसी चीज़ को लेकर आगे बढ़ना, कस्टमर्स में एक ट्रस्ट क्रिएट करना, कस्टमर्स में एक अट्रैक्शन क्रिएट करना, ये आपने कैसे इंश्योर किया? मैम सबसे पहले तो मैंने हर चीज़ का, हम सब ने मिल के एक्चुअली, बिकॉज इट्स अ फैमिली बिजनेस, तो हम सब ने मिल के पहले हर चीज़ को बारीकी से ये देखा कि चीज़ें ख़राब किस वजह से हो सकती हैं हर स्टेज में। जैसे कि ओवरऑल अगर मैं बताऊं तो सब्ज़ी या स्पाइस जो भी हम प्रोसेस कर रहे हैं
वो हमारे प्लांट में आती है फ्रेश फॉर्म फ्रॉम द फार्म्स। हम उसकी मिट्टी हटाते हैं, अनवांटेड पार्ट्स हटाते हैं, जैसे जड़ हो गई, छिलके हो गए, ये सब हटा दिया, फिर धोया, काटा और उसके बाद उसको सुखाया, सुखाने के प्रोसेस में डाल दिया। तो इन सब स्टेजेस में हमने पहले एनालाइज़ किया कि चीज़ें ख़राब क्यों हो सकती हैं, और ये एनालाइज़ करना बहुत डिफ़िकल्ट नहीं है क्योंकि हम इंडिया की एक ख़ास बात है कि हर घर में किचन है। एंड माई मदर शी इज़ अ वेरी गुड कुक, उनको बहुत अच्छा आइडिया भी है खाने का, इवन माई वाइफ। तो उस वजह से क्या हुआ कि हमें होम साइंस की प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन की नॉलेज मिल गई, एंड देन हमने उसको इंडस्ट्रियली साइंटिस्ट्स और मशीन मैन्युफैक्चरर्स के सामने लाया कि हमारी ये प्रॉब्लम आ सकती है, हमें इस तरीके से इसको सुधारना है। तो हमने वहाँ से प्रोसेस एस्टैब्लिश किया, लेकिन बहुत ज़रूरी था कि हम आज तो मैं हूँ और हम सब खुद देख रहे हैं चीज़ों को, बट कल को अगर इंडस्ट्री आगे बढ़ती है तो हम बारीकी से खुद चीज़ों को नहीं देख पाएंगे। तो वी मूव टुवर्ड्स अ सर्टिफिकेशन कॉल्ड FSSC 22000, जो फूड क्वालिटी के तरफ बहुत ज़्यादा कड़ा है। वो ग्लोबली एक्नॉलेज सर्टिफिकेशन है। तो आज के दिन में अगर एक बायर, लेट्स अज्यूम नेदरलैंड्स में बैठा है और वो मेरे प्रोडक्ट में इंटरेस्टेड है, तो वो उस सर्टिफिकेट के ज़रिए ये चीज़ इंश्योर कर सकता है कि मेरे यहाँ का हर प्रोडक्ट सेफ फॉर कंजम्पशन है। तो यहाँ तक आप कैसे पहुँचे और कैसे आपने जो भी ऑर्गेनाइजेशन अभी नाम लिया उससे कैसे आपने रजिस्टर किया खुद को? तो सबसे Certify पहले किया। जब हम हमारा प्रोडक्ट तैयार हो गया, हमने काफ़ी टाइम ट्रायल्स में स्पेंड किया क्योंकि एकदम नया प्रोसेस था। तो ट्रायल्स करने के बाद जब हमने प्रोडक्ट तैयार कर लिया, हमारी टेस्टिंग के पैरामीटर्स सब कुछ विद इन एक्सेप्टेड लिमिट्स और परमिसेबल लिमिट्स आ गए, तो हम मार्केट की तरफ बढ़े। तो अब बायर का ये फीडबैक है कि ठीक है तुम्हारा प्रोडक्ट अच्छा है, बट हमें एक स्टैंडर्ड चाहिए। हम सिर्फ ऐसे नहीं तुम्हारी कहे पे मान सकते कि ठीक है आज तो जो तुम मुझे दिखा रहे हो वो अच्छी बात है, अच्छा प्रोडक्ट है। प्रेजेंट सर्कमस्टांसेस की अगर हम बात करें तो प्रेजेंट सर्कमस्टांसेस में जो भी आपकी सिचुएशंस हैं या जो भी आपकी सर्कमस्टांसेस है उसमें ऐसा क्यों यूनिकनेस दिख रहा है, ऐसा क्या यूनिकनेस दिख रहा है, आप ही क्यों और कोई क्यों नहीं? आई एम नॉट बीइंग प्राउड और एरोगेंट, बट मैं ये काफ़ी श्योर होकर कह सकता हूँ कि जो वेजिटेबल्स, स्पेशली वेजिटेबल्स हम मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, वो आज के दिन में इंडिया में उस लेवल पे उस तरीके से कोई और नहीं कर रहा है। ऐसा क्या खास है? सबसे खास बात देखिए, वेजिटेबल्स, ऐसे हमारे सब प्रोडक्ट्स की ये खास बात है, बट वेजिटेबल्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब हम कोई चीज़ सप्लाई करते हैं, कंज्यूमर हमसे ख़रीदता है, तो उसे डिहाइड्रेटेड फ्लेक्स मिलते हैं। सब एग्जांपल के तौर पे मैं आपको पालक का देता हूँ। पालक के पत्तों को हम वॉश करते हैं, जड़ें हटा के उसको स्लाइस करते हैं और डिहाइड्रेट कर देते हैं। तो अब जब कंज्यूमर के पास वो डिहाइड्रेटेड फ्लेक्स आ रहे हैं, तो वो उसका कैसे इस्तेमाल कर सकता है? वो उसे डिहाइड्रेटेड फॉर्म में इस्तेमाल करता है, जैसे कि उसे सैंडविच खाना है, पिज़्ज़ा खाना है, तो वो उसका एज ए इंग्रेडिएंट यूज़ कर सकता है डिहाइड्रेटेड फॉर्म में। फ़र्ज़ कर लीजिए उसे पालक की सब्ज़ी बना के खानी है, पालक पनीर बनाना है, तो वो पत्तों को गर्म पानी में उबाल सकता है या 20 मिनट के लिए पानी में डाल के छोड़ सकता है, जिसकी वजह से वो फ्रेश हो जाते हैं, तो ताज़ी सब्ज़ी के बराबर हो जाता है वो। ये डिहाइड्रेट करने का जो कंसेप्ट है, जहाँ तक मैं समझ पा रही हूँ कि जो धूप में सुखाकर उसे कंजर्व करते हैं या एक जगह करते हैं। बेसिकली डिहाइड्रेशन का कॉन्सेप्ट यही है कि मैम, जो हम ज़मीन से सब्जियां या ज़मीन से कोई भी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस को जब हार्वेस्ट करते हैं, तो उसमें पानी की मात्रा 85 से 95% के बीच में होती है बाय वेट। मतलब 100 ग्राम में आपको लगभग 95 ग्राम आपको पानी मिल रहा है। ये पानी जब तक वो ज़मीन से जुड़ा है पौधा, उसके लिए फ़ायदे की चीज़ है, बट जैसे ही आपने उसको निकाल दिया तो यही उसकी खराबी का कारण भी बनता है, सड़न हो जाती है। तो हम उस पानी को, सिर्फ और सिर्फ पानी को लोअर हीट देके एयर के थ्रू वो पानी को सुखा देते हैं, जिसकी वजह से उसमें कलर लॉस नहीं होता है, उसकी न्यूट्रिशन लॉस नहीं तक वो टिक पाता है और 2 साल तक वो टिक पाता है। कोई स्पेशल स्टोरेज कंडीशंस नहीं चाहिए, वो बस एक Normal सील्ड कंटेनर condition में होना चाहिए। कुओम जी, हम आपसे बात करते हैं कि ठीक है, ये सब कुछ इंस्पिरेशन आपको आपकी मदर से और आपकी वाइफ से मिली और उसी चीज़ को लेकर आप आगे बढ़ते चले गए कि जब नॉर्थ ईस्ट में हमारे ही पास में रिसोर्स मौजूद है तो हम क्यों इधर उधर भटके, इसको लेकर बहुत अच्छा काम किया जा सकता है। और जो विजन था आपको अपने घर से ही मिला हुआ था। लेकिन अब बात करते हैं इसको बढ़ाने की, इसको एक स्केल पर लाने की, ग्राउंड लेवल इम्प्लीमेंटेशन की। तो ये आपने कैसे इस पे वर्कआउट किया? आपने सर्टिफिकेशन तो ले लिया जो फूड की क्वालिटी इंश्योर करे, उसके अलावा अब इसके ग्राउंड लेवल इम्प्लीमेंटेशन पर अगर हम आए कि इसको किसी भी चीज़ को मास स्केल पर करने के लिए ग्राउंड लेवल इम्प्लीमेंटेशन वर्क बहुत अहम हिस्सा होता है। इसके 2 एस्पेक्ट्स हैं हमारी इंडस्ट्री के रिगार्ड में। एक है रॉ मटेरियल और दूसरा है मशीनरी, जिनका यूज़ करके हम ये काम को, प्रोडक्ट को बनाएंगे। तो शुरू करते हैं सबसे पहले मशीनरी से। तो मशीनरी भी मतलब साइंटिफिक नॉलेज, साइंटिस्ट और रिसर्चर्स से बात करके
हमने मशीनों को खुद बनाया और उसको फैब्रिकेट करवाया। सुनने में बहुत छोटी सी लाइन और सिंपल है, बट हाँ इतना डिफ़िकल्ट भी नहीं है कि नहीं किया जा सकता है। बात यह है कि आप सब कुछ खुद करना चाहेंगे तो शायद नहीं कर पाएंगे। हर फील्ड में जैसे अगर आपको मशीन बनानी है तो आपको ऐसे एक्सपर्ट्स मिलेंगे जो उस मशीन के बारे में आपको अच्छे से गाइड कर सकें। तो ये टीम बनती है जो 4-5 लोग बैठ के एक मशीन के स्पेसिफिकेशंस बनाते हैं, उसको आप इम्प्लीमेंट करके एक अच्छी मशीन बनाते हैं। बट ये तो आपने मशीन तैयार की है, अब आपको तो रॉ आपने मटेरियल भी मशीन चाहिए। खुद से तैयार की या आपने मशीन परचेज की? नहीं, हमने मशीन खुद डिज़ाइन की विथ ऑब्वियसली रिसर्चर्स और नॉलेजेबल पीपल, और उसके बाद हमने एज पर डिज़ाइन उसको खुद फैब्रिकेट करवाया। दिस इज़ ऐसा समथिंग नहीं है कि जो बनी हुई थी हमने खरीद ली। ये मशीन फ्रॉम द स्क्रैच इज़ एज पर आवर ओन डिज़ाइन। तो ये आपने मशीन डिज़ाइन करने के लिए इंजीनियर्स कहाँ से कैसे कनेक्ट किए कि सही इंजीनियर्स हों जो मशीन को आपके टेस्ट और आपके रिक्वायरमेंट के अनुसार बना सके? मैम, गवर्नमेंट की इंस्टीट्यूशन है जैसे सेंट्रल फूड टेक्निकल रिसर्च, CFTRI उसका शॉर्ट फॉर्म है। वहाँ के काफ़ी प्रसिद्ध साइंटिस्ट हैं, दो ही इज़ रिटायर्ड नाउ, मिस्टर श्री कुमार। ही वॉज द मेन पर्सन जो हमारे साथ थे। वो स्टेप बाय स्टेप उन्होंने हमें हेल्प किया क्योंकि वो फूड को समझते थे, वो फूड के क्राइटेरिया को समझते थे, और वही ज़रूरी है। मशीन जैसे डिहाइड्रेशन की मशीन है, वो एक बहुत जनरल वर्ड है कि ज़रूरी नहीं कि आप सिर्फ फूड डिहाइड्रेट करें। आप रबर, वुड, कोई भी चीज़ को डिहाइड्रेट कर सकते हैं। बट आपको अगर फूड डिहाइड्रेशन की मशीन बनानी है तो आपको उन लोगों को कांटेक्ट करना पड़ेगा जो फूड में एक्सपर्ट हैं और मशीनरी में एक्सपर्ट हैं। तो CFTRI को आपने अप्रोच किया, राइट? तो वहाँ से आपने किनको मतलब अप्रोच किया, कैसे आपने अप्रोच किया कि आपके लिए ये जो टेक्नीशियंस हैं या मशीन बनाने वाले लोग हैं उनको आपने अरेंज कैसे किया? मैम, तो CFTRI का खुद वो एक्चुअली इंस्टीट्यूट ही इसी के अराउंड बना हुआ है कि हम फूड प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी, फूड टेक्नोलॉजी को हम ऑन अ लैब लेवल हम क्रिएट करेंगे, और उस जो उन्होंने रिसर्च की है उसके बेसिस पे जो मशीनरी उनका डिज़ाइन बना है उसके उसी के हिसाब से वो कुछ सप्लायर्स भी शॉर्टलिस्ट करके रखते हैं कि ये सेट ऑफ सप्लायर्स हैं जिन्हें हमारी चीज़ों के बारे में पता है, जिन्हें इन मशीनों के बारे में पता है। तो अगर आपको प्रोसेस जानना है, आप हमसे वो प्रोसेस ऑब्वियसली विद अ स्मॉल फ़ी आप वो प्रोसेस ले सकते हैं। और उन फैब्रिकेटर्स यानी मशीनरी सप्लायर्स के पास जा सकते हैं क्योंकि हमने ये टेक्नोलॉजी ली है, ये जनरल टेक्नोलॉजी है, मुझे इसमें ये स्पेसिफिकेशन चाहिए। तो अगर आपको एज अ लाइन आपको जो मिल रही है आपने करनी है तो आप डायरेक्टली उनसे ले सकते हैं। छोटे किसानों और स्टेक होल्डर्स को आपने कैसे अपने साथ जोड़ा? वो सेकंड पार्ट है हमारी, मतलब जो जर्नी है वो सेकंड और आज के दिन में सबसे एक वाइटल पार्ट है। क्योंकि क्या कोई रिसर्च भी रहा आपका इसके लिए उन्हें जोड़ने से पहले? सबसे पहले तो मैम हमें एरिया फाइनलाइज करने थे जहाँ पे पेस्टिसाइडल रेसिड्यू वेजिटेबल्स में बहुत कम है, क्योंकि किसान जो ग्रोअर्स हैं हमारे, उनको उनके मन में कुछ गलत नहीं है बट उनको सही तरीके से बताने वाला कोई नहीं है। तो हमने कई जगह से सैम्पलिंग की, फूड टेस्टिंग कराई, और जब हमें पेस्टिसाइडल रेसिड्यू मोर और लेस झारखंड में कहीं ऐसी कंप्लेन नहीं मिली कि जहाँ पेस्टिसाइड रेसिड्यू अबव लिमिट्स हो या हार्मफुल हो, तो हमें ये चीज़ सिद्ध हो गई कि चलिए झारखंड में सब्जियों के मामले में कोई दो बार सोचने की बात नहीं है। लेकिन उसके बाद भी जब हम ग्रोवर्स के पास जाते हैं तो सबसे पहले उनके मन में एक हिचक होती है कि हम एक इंडस्ट्री को कॉन्टैक्ट कर रहे हैं, तो 95% चांस है कि ये हमें धोखा दे के चले जाएंगे। तो वो ट्रस्ट एस्टैब्लिश करने के लिए हमने काफ़ी समय बर्बाद किया, बर्बाद नहीं बोलूँगा, काफ़ी समय दिया। वो इन्वेस्टमेंट है हमारी। जाहिर सी बात है कि कोई आपके साथ तभी जुड़ना चाहेगा जब उसको आपके ऊपर ट्रस्ट महसूस हो, अदरवाइज नहीं जुड़ेगा। भले ही आप उसको कितना भी प्रलोभन दे कि हम आपको रोजगार देंगे, हम आपको काम देंगे, बट लोग नहीं जुड़ते हैं। और तो ये लोगों को जोड़ने से पहले एक जो ट्रस्ट एस्टैब्लिश करना होता है वो आपने कैसे किया कि लोग सच्चे मन से आपके साथ जुड़े और आपके लिए काम करें, क्योंकि वो तो बहुत ज़रूरी है ग्रोथ के लिए। झारखंड, रांची के मतलब कई झारखंड के कई हिस्सों में मंडियाँ लगती हैं सब्जियों की, जहाँ पे कोई सेलर नहीं होता है, सब फार्मर्स होते हैं जो अपनी अपनी छोटी मात्रा में चीज़ें लाते हैं। तो हम खुद जाते थे, मैं जाता था, माई मदर, माई वाइफ, माई फादर, वी यूज्ड टू गो आवरसेल्व्स, और हम डायरेक्टली किसानों से हमने 1-2 साल तक डायरेक्टली उनसे प्रोक्योर किया। और हम ऐसा नहीं है कि आज सामान ले रहे हैं कल पैसे दे रहे हैं, वो चीज़ कभी नहीं की, क्योंकि विद गॉड्स ग्रेस वी वर एबल टू पे देम डायरेक्टली एट दैट टाइम, तो हम दे सके। और उस वजह से जब हमारी शक्ल उनके लिए कॉमन हो गई, तब उन्होंने हमारे पहले सवाल का जवाब दिया कि हाँ अब हम रेडी हैं, अब आप बताइए आपको क्या चाहिए, अगले सीज़न से हम आपको
प्रोवाइड करा सकेंगे। तो ये तो बात हुई उनको अपने साथ जोड़ने की, लेकिन अगर बात करें रोजगार दूसरों को देने की, उनके लिए एक रोजगार के नए आवाम खोलने की, तो वो आपने कैसे किया? अलग अलग लोगों को अपने साथ जोड़ना मैम और उनको देखिए, रोजगार देना। जैसे वेजिटेबल्स हैं, हर वेजिटेबल अलग है। दो पत्तों जैसे सरसों का साग और पालक का साग दिखते एक हैं, बट हर चीज़ का प्रोसेस अलग होता है और रिक्वायरमेंट्स भी अलग होती हैं। तो हमने सबसे पहले उनको ये समझाया कि पेस्टिसाइड का इस्तेमाल उतना ही करना है जितना परमिसेबल सरकार के द्वारा किया गया है। सबसे पहली वो सीख थी जिसको मानने में वो भी रेडी थे, क्योंकि वो श्योर थे कि हम उनसे वो सामान ले लेंगे। उसके अलावा रोज़गार की बात आती है तो हम जो किसान जिनसे हम इंटरेक्ट कर रहे हैं, वो तो अब एक खेत में कोई कितना ही हमें सामान दे पाएगा। तो हम जिनसे कांटेक्ट करते हैं, तो हम एक पूरी मंडी के जितने किसान हैं, अगर मुझे पालक का साग चाहिए तो मेरी पूरी मंडी के एस्टैब्लिश किसान। कैसे किया आपने एक पर्टिकुलर यूनिट को? क्योंकि ठीक है, लोगों को जोड़ना हुआ, लोगों को रोजगार से जोड़ना हुआ कि हम आपके लिए एक रोजगार के नए आवाम खोल रहे हैं, लेकिन प्रॉपर एक उसके लिए क्या आपने कोई सेटअप भी क्रिएट किया? अगर किया तो कैसे किया? उसके लिए फंड्स कैसे अरेंज किए? मैम सबसे क्या पहले आपके खुद के थे या कहीं और से? नहीं, फंड्स देखिए, फंड्स का सोर्स तो मैं आपको बताऊं कि हमारी गवर्नमेंट ऑफ झारखंड ने भी बहुत हेल्प की थी। उनकी एक पॉलिसी है फूड प्रोसेसिंग के लिए, जिसमें एक पॉलिसी है, कौन सी पॉलिसी है? झारखंड फूड प्रोसेसिंग पॉलिसी 2015 के अंतर्गत हमने एनरोल किया था। उसमें हमें ये फ़ायदा मिला कि हमारी मशीनरी कॉस्ट में हमें काफ़ी सब्सिडी मिली थी। तो वो किस तरह से काफ़ी सब्सिडी मिली थी? किस तरह से? ओके, लेट्स गो डीपर। उसमें क्या था कि हम जब मशीन सेटअप करते हैं, हम प्रोक्योर करते हैं, तो उस समय हमें उन्हें प्रोजेक्ट रिपोर्ट सबमिट करनी पड़ती है, जो वो उस समय एनालाइज करते हैं कि हाँ ये प्रोजेक्ट सही है कि नहीं, और अप्रूवल स्टेज होता है वो। जब वो अप्रूव हो जाता है तो हम मशीन लगाते हैं, और मशीन सेटअप होने के बाद वो हमारी प्रोडक्शन देखते हैं हो रही है कि नहीं, सेल शुरू हो गई कैसे कि मॉनिटर नहीं। करते हैं उस चीज़ को? हमें प्रूफ्स जमा करने पड़ते हैं विथ टाइम। जैसे अगर आपकी 50% तो ठीक है, वो प्रूफ मशीन, हो गया। हाँ जी, उसके आगे? उसके बाद जब आपकी मशीनरी सेटअप हो गई तो आपको उनको जैसे इंडस्ट्रियल एरिया में हमारी यूनिट है, तो हमने इंडस्ट्रियल जो जियाडा झारखंड इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी है, उससे हमने डेट ऑफ प्रोडक्शन का एक सर्टिफिकेट प्रोक्योर किया, और उस सर्टिफिकेट के आधार पे गवर्नमेंट ये सिद्ध कर पाई कि हाँ ये यूनिट रेडी है, प्रोडक्शन में है। अब इनको 45% सब्सिडी अमाउंट जो कि सैंक्शन होना था, अब इनको दिया जा सकता है। ओके। तो हमें वो सब्सिडी का अमाउंट मशीनरी और जो भी डायरेक्ट प्रोडक्शन में यूज़ हो रहा है उसके लिए मिला था। ये मशीनरी का पार्ट है। बट जैसे कि आप किसानों की बात कर रहे थे कि हमने उनको कैसे जागरूक किया, उनको कैसे फंड किया, तो सबसे पहले हमने उन्हें इनवाइट किया कि आप हमारे प्लांट में आओ, सब्जियां फार्म से लेके आओ, हम आपको बताएंगे कैसे करना है। अगर कोई चीज़ जैसे पालक है, मुझे अगर चाहिए कि ठीक है इसकी एक्सेसिव जड़ें जो हैं हमें नहीं चाहिए, तो वो हमें हेल्प करते थे कि ठीक है हम जड़ काट देंगे। तो जड़ एक आदमी नहीं काट सकता है, जिस क्वांटिटी में हम सामान लेते हैं 1 टन 2 टन्स पर डे, उसके लिए काफ़ी लोग लगते हैं। तो उन्होंने एम्प्लॉयमेंट जनरेट की अपने गांव में। तो कभी कभी ऐसी इंस्टेंस होती है कि पूरा गांव है वो हमारी सब्जियों को प्रोक्योर और प्री प्रोसेस जैसी हमें चाहिए वैसी तैयार करके हमें देता है। और इसके अलावा और भी कहीं फाइनेंशियल सहयोग आपको किसी गवर्नमेंट की स्कीम से मिला है अभी नहीं, तक? गवर्नमेंट की स्कीम हमने सिर्फ झारखंड गवर्नमेंट की फूड प्रोसेसिंग वाली जो स्कीम थी 2015, उसी में हमने अप्लाई किया, क्योंकि हम अभी तक सिर्फ एक ही था? हाँ, क्योंकि एक्चुअली मैम स्कीम का भी एक रूल होता है कि अगर आप चाहें तो दो जगह से ले सकते हैं, बट वो एक्चुअली अलाउड नहीं होता है कि आप एक ही इंडस्ट्री के लिए दो अलग जगह से बेनिफिट्स फ्रॉम अ गवर्नमेंट नहीं ले सकते, कि आपने स्टेट में भी ले लिया, सेंटर में भी ले लिया, अलग अलग MSME से योजनाओं भी। का लाभ आप नहीं ले पाएंगे। एक ही, अगर जैसे झारखंड गवर्नमेंट का था कि आपने अगर मशीनरी के लिए ले लिया तो आप इसका लाभ और कहीं से नहीं ले सकते, क्योंकि वो गलत है, क्योंकि आप ऑलरेडी ले चुके हैं। एक बात बताइए कुवम जी कि मशीनरी आपने सेटअप की, लोग आपने जोड़े अलग अलग माध्यमों से, तो इसके बाद आपने वहाँ पे दिखाया तो आपको फंडिंग अप्रूव हुई FCTRI से, राइट? CFTRI से तो मैम हमने टेक्नोलॉजी ली। ओके। जो गवर्नमेंट ऑफ झारखंड की स्कीम थी फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री सेटअप करने की, उससे हमें फंडिंग मिली आफ्टर हमने सेल शुरू कर दी, प्रोडक्शन तो शुरू कर उससे दी। पहले जो भी आपका मतलब सेटअप तैयार करना था, उसका अरेंजमेंट आपने कैसे किया? जो भी फाइनेंसेस इनकर हो रहे थे वो सब आपने कैसे मैनेज किए, कैसे अरेंज किए? मैम फाइनेंसेस एट द टाइम ऑफ सेटअप हमने दो तरीके से सोर्स किए। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने बैंक ऑफ इंडिया जो कि रांची में, उनसे हमने ऑन द बेसिस ऑफ अ प्रोजेक्ट हमने उनसे टर्म लोन लिया,
और उन्होंने हमें कैश क्रेडिट लिमिट भी दी। टर्म लोन वो है कि हम जो सेटअप के लिए कॉस्ट इनकम करेंगे वो उससे ले सकते हैं। कैश क्रेडिट हमारे रनिंग एक्सपेंसेस के लिए। आपके क्या अचीवमेंट्स एंड रिकॉग्निशंस रहे हैं अभी तक के इस जर्नी में स्टार्टअप कंसेप्ट को लेते हुए? मैम हमारे लिए बहुत ही बड़ी बात थी कि हम ईस्ट इंडिया, जो कि ऑन द मैप ऑफ फूड प्रोसेसिंग आप देखेंगे तो ईस्ट इंडिया की तरफ बहुत कम लोग देखते थे। फूड प्रोसेसिंग के मामले में हमारा नाम नहीं आता था। तो हम बीइंग फ्रॉम ईस्ट इंडिया, विदाउट, आई कैन स्ट्रांगली एंड प्राउडली से दैट कि हम विदाउट एनी एक्सटर्नल हेल्प वी कुड ब्रेक द बैरियर ऑफ स्टेपिंग इनटू द कंज्यूमर मार्केट। हम इंडियन कंज्यूमर मार्केट में आए। बेस्ड ऑन द पॉजिटिव फीडबैक हमने यूएसए और ऑस्ट्रेलिया में भी अपने प्रोडक्ट्स को लॉन्च किया एंड द रिजल्ट्स हैव बीन रियली प्रॉमिसिंग। बहुत हमें फ़ायदा अच्छा लग रहा है वहाँ पे कि काम किया जा सकता है। इसके अलावा ओशन रिसर्च करके एक इंस्टीट्यूट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, वो डीप सी एक्सकवेशंस में एक्सपेडिशंस में जाते हैं। तो उन्होंने हम लास्ट ईयर सबसे पहली बार हमसे प्रोडक्ट लिया एंड प्रॉब्ली फ्यूचर में भी लेंगे। तो वो हमारे प्रोडक्ट्स को लेके जाते कितने हैं। लोगों को डायरेक्टली या इनडायरेक्टली आपने जोड़े रखा है फिलहाल अपने स्टार्टअप कंसेप्ट के माध्यम से रोजगार के नए नए आवामों को जन्म देते हुए? मैम डायरेक्ट एम्प्लॉयज़ ऑफ द कंपनी आर 18 इन नंबर, बिकॉज इट्स अ मशीन ओरिएंटेड यूनिट। तो हमारी फिजिकल लेबर बहुत कम लगती है, बट इनडायरेक्टली ओवर 50 to 60 फार्मर फैमिलीज आर अ पार्ट ऑफ आवर फैमिली एंड होपफुली वी आर ग्रोइंग टुगेदर विद देम, और उनको भी उस तरीके का फ़ायदा मिल जा पाए जो हम चाहते हैं। किसी भी नए एंटरप्रेन्योर के लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे जिसने अभी अभी एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी शुरू की है या शुरू करने का उसके माइंड में चल रहा हो? सबसे बड़ी बात तो यही है कि एंटरप्रेन्योरशिप को बहुत ज़्यादा फैंटेसाइज किया गया है। इट्स नॉट फैंटेसी, इट्स रियलिटी। आपका चॉइस है पाथ का। एक चीज़ के पीछे नहीं भागना चाहिए जो है क्विक मनी। क्विक मनी एक ऐसी चीज़ है जो हमें लगता है कि हम ये कर लेंगे तो जल्दी से इनकम जनरेट हो जाएगी। शायद हो भी जाएगी और शायद उससे कुछ गलत भी नहीं होगा, बट वो रास्ता सही नहीं है। सेकेंडली, हर्डल्स हमेशा आते हैं। तो मेरे केस में स्पेसिफिकली ये बहुत अच्छी बात थी कि मेरी फैमिली मुझे हमेशा सपोर्ट करती आई है, मतलब टिल टुडे। इट्स नॉट दैट कि हम आज के दिन में एकदम वी आर आउट ऑफ द वाटर्स, वी आर स्टिल ग्रोइंग। मतलब फैमिली का सपोर्ट और कुल मिलाकर वो जो पेशेंस था, लॉन्ग टर्म एक अच्छी बुनियाद क्रिएट करना, उसने आपको आज ये सक्सेस दिलाई है। कुवम जी, आप हमारे कार्यक्रम में आए और आपने हमारे दर्शकों को इतनी विशेष जानकारियां दी, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर मुलाकात होगी ऐसे ही किसी नए व्यक्तित्व के साथ। तब तक के लिए हमें और हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार, जोहार।